सो हे गाइस, दिस इज शिवांशु कुशवाहा एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल मृत्युंजय एकेडमी। आज यार अपन चर्चा करेंगे टोपिसिटी के बारे में। टोपिसिटी का बेसिकली रोल क्या होता है, जैसे कि आप एनएमआर सिग्नल अगर आप निकालते हैं किसी, मान लीजिए कोई आपको मॉलिक्यूल दे रखा है और उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देख करके, प्रोटॉन्स को देख करके टोपिसिटी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इनका सिग्नल सेम आएगा या इन वाले प्रोटॉनों का सिग्नल सेम नहीं आएगा। तो वहां पे टोपिसिटी का रोल आता है। अच्छा, अगर टोपिसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम जो जो चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि होमोटोपिक हो गया, एनाइसोटोपिक हो गया, डायस्टीरियोटोपिक हो गया और कह सकते हो आप हेट्रोटोपिक हो गया। ठीक है, तो इन सभी को यार मैंने डिटेल में एकदम बेसिस कह सकते हो, एकदम डीप में बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। कहां पे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। आप जाइए, टाइप करिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय शिवांशु कुशवाहा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय मृत्युंजय एकेडमी, आपको मिल जाएगा। अगर आपको डीप में समझना है तो वहां पे समझेंगे। ठीक है, यहां पे अपन इतनी चर्चा कर लेंगे कि हमसे आने वाले एनएमआर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, चलो अब बात करना शुरू करते हैं कि टोपिसिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो है क्या कि टोपोज, TOPOS, टोपोज, टोपोज कह सकते हैं ग्रीक से लिया गया वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लेस से। किससे? प्लेस से। और यही प्लेस का ही तो पूरा खेल है हमारे स्ट्रक्चर में कि इस जगह पर, जगह मतलब प्लेस, इस प्लेस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है या इस प्लेस पर प्रोटॉन लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? तो टोपोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्लेस से। ओके, अब हम सबसे पहले अपना फैक्टर देखते हैं, क्या है वो? होमोटोपिक प्रोटॉन्स। होमोटोपिक या होमोटोपिसिटी। ठीक है, अब समझो बात को। चलो सीधे एग्जांपल से हम समझते हैं होमोटोपिक को। चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। चलो ये ले लेते हैं CH3 H। अब समझो ये दोनों प्रोटॉन सेम हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, बोल देता हूं ये HA प्रोटॉन है, देन ये HB प्रोटॉन है। अब समझो, अब मैं क्या करूंगा, यहां के एक एक प्रोटॉन को रिप्लेस कराऊंगा किसी अदर एटम से। चलो आ जाओ भाई, HA को मैंने रिप्लेस कर दिया सपोज दैट ब्रोमीन के एटम से। ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यहां ब्रोमीन आ जाएगा और यहां तो अपना प्रोटॉन ही रहेगा इस जगह पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको HB को रिप्लेस करा देता हूं ब्रोमीन से, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहां से रिप्लेस होकर के ब्रोमीन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और यहां क्या चला जाएगा? प्रोटॉन चला जाएगा। ठीक है, अब जरा यार कहानी को जरा ध्यान से देखो तो ये कुछ इस टाइप से बन रही है। मान लो यहां पे मैंने एक एक्सिस ले ली, ठीक है, और इस एक्सिस को मैं क्या करता हूँ? रोटेट करना चाहता हूँ, यानी कि ये वाले ब्रोमीन को पकड़ करके खींच करके इधर लाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इसको यार अपन ने रोटेट किया 180 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे। अगर ध्यान से समझो यार, इसको अपन 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये वाला ब्रोमीन 90 पे यहाँ आएगा और 180 पे कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यही बन जाएगा? देखो कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये हमारे CH3 लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे इस टाइप से क्या है? ब्रोमीन इधर साइड है। ऐसे करके देखो, ब्रोमीन इधर साइड है, वहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये क्या ऐसे घूम जाएगा पूरा कंपाउंड? देखो समझ पाए बात को? ये क्या पूरा कंपाउंड यहाँ से ऐसे घूम जाएगा ना। तो जो ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, अगर अच्छा यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ, जो ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या वो घूम करके इधर साइड आ जाएगा? यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर पलट करके यही हो जाएगा। अगर इसको पलटने पे सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है तो फिर ये दोनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दे आर आइडेंटिकल। अब कहानी समझो, मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को आप यहां से देखो या यहां से देखो या ऐसे देखो या इधर से देखो या इधर से देखो, किसी भी टाइप से देखो, आगे से देखो या पीछे से देखो, मार्कर का जो शेप है वो वही रहेगा। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम इधर से देखें या उधर से देखें या इस मॉलिक्यूल को पलट के इधर उधर कर दें, अगर मॉलिक्यूल तो बदलेगा नहीं। समझ पा रहे? इसी वजह से ये और ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। अब चलो इधर आ जाओ, अगर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराने पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनता है और किसी दूसरे प्रोटॉन को रिप्लेस कराने पे कोई दूसरा, और वो दोनों स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं अगर आइडेंटिकल हैं, तो मैं ये कहूंगा ये जो प्रोटॉन है ये हमारे कैसे हैं? होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं कि HA एंड
HB आर होमोटोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, अब जो होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे तो उनका जो NMR सिग्नल आता है, या कह सकते हो कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि HA एंड HB विल हैव सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू। सेम कहो या इक्वल कहो, सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूं, यहां से ये कहानी को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इनका एनवायरनमेंट देखो। इनका एनवायरनमेंट क्या है, जो भाई इस हाइड्रोजन के बगल में जो लगा हुआ है वही इस वाले हाइड्रोजन के बगल में ही लगा हुआ है, जो इसके बगल में है वही इसके भी बगल में है। समझ पा रहे बात को? अच्छा ये देखो, क्या ये कायरल हो सकता है? किसी भी कंडीशन पे ये वाला कार्बन कायरल हो सकता है। कायरल ये हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब आप इसको बदल दें। समझ रहे हो? क्योंकि ये इसकी तरह है और ये वाला इसकी तरह है, तो ये कायरल तो बनने की जल्दी कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको बदलेंगे तो बदलने पे वही वाला जो नियम आएगा उससे कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये वाले प्रोटॉन का जो सिग्नल आ रहा होगा वो कैसा आएगा, सिंगल पीक आएगा। ये वाले प्रोटॉन फिर हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, होमोटोपिक हो जाएंगे। जैसे आप ये चर्चा कर सकते हैं, मान लीजिए ये क्लोरीन है, तो यहाँ के जो प्रोटॉन होंगे वो भी कैसे होंगे, होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सपोज दैट कार्बन यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ हमारे क्या है, 2 प्रोटॉन है, तो फिर वही वाली कहानी आ जाएगी। इन दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम आ रहा है, तो ये भी एक दूसरे में कैसे होंगे, होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। कैसे होंगे, होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। एक चलो और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूँ। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन की, तो भाई यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे और यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये भी जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे इन सभी का देखो केमिकल जो है, केमिकली इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है, या फिर अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन करके देख लो तब भी वो वैल्यू कैसी आएंगी, वैसी आ जाएंगी। तब भी तो ये कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आप एओएस का फंडा भी एक तरीके से समझ सकते हो। एओएस का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार कहानी समझ में आ गई होगी कि कौन से प्रोटॉन होमोटोपिक होते हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब एनिसोटोपिक अगर बात करते हैं तो एनिसोटोपिक को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको समझनी होगी, विच इज नथिंग बट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एनएमआर सिग्नल को पता करने के लिए। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रेक्टस से है और एस का मतलब सिनिस्टर से है। ठीक है, सिनिस्टर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सिनिस्टर कह सकते हो ऐसा व्यक्ति जो उल्टा काम कर रहा हो सारे सबसे। समझे, मतलब कैसी चीज, एक ऐसी चीज, जैसे सिनिस्टर आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि वो जैसे आत्मा वगैरह हो गया। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी चीज जो हम इंसानों से अपोजिट वर्क कर रही हो, तो क्या होगा, सिनिस्टर। ठीक है, बस ऐसे सोच लिया गया। अब आर है तो आर का कुछ तो उल्टा रखना था, तो उन लोगों ने सिनिस्टर कहा। चलो ठीक है, अब देखो फंडा क्या होता है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन करने का। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप किसी कंपाउंड का, कार्बन का, ठीक है, कार्बन के जो सराउंडिंग में होंगे, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इतने प्रकार के हमारे एटम्स लगे हुए हैं। अब हमको नंबरिंग करनी होती है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो नंबरिंग किस बेसिस पे की जाती है, नंबरिंग की जाती है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि नंबरिंग बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर मान लो कि ए और बी का एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर हम देखेंगे कि ए के आगे क्या है और बी के आगे क्या है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दे देंगे। कैसे, अभी चलो एग्जांपल से हम लोग इसको भी समझ लेंगे। अब सुनो, अब एक कार्बन से कितने चीजें अटैच हो सकती है, मैक्सिमम 4। ठीक है, और जो हमारा सबसे लास्ट वाला नंबर जाएगा वो क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो 4th नंबर से ही हम कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं।
फोर्थ प्रियॉरिटी इन वर्टिकल। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? अगर मान लो कि फोर्थ प्रायोरिटी में तुम्हारा कुछ ऐसा शेप मिलता है, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अगर एंटी मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, तो इसको हम एस बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको वी सी आर की कोडिंग से। V फॉर क्या हो जाएगा, वर्टिकल, V फॉर क्या हो जाएगा, वर्टिकल, C फॉर क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, और R फॉर क्या हो जाएगा, रेक्टस, या फिर R जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब समझो, अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रियॉरिटी इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल का केस की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो आर यहां है, तो यहां पे क्या नाम देना, एस। अगर एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस। अब इसको क्या बोलोगे, आर। इसको याद करने का तरीका है एच सी एस। ठीक है, एच से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, सी से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और एस से क्या हो जाएगा, सिनेस्टर। समझ में आ गई बात? VCR याद रखो, ज्यादा सही है, थोड़ा सा कह सकते हो कॉमन वर्ड भी है VCR, HCS जल्दी ध्यान नहीं रहता, तो VCR ध्यान रखना, वर्टिकल, क्लॉकवाइज, रेक्टस। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। चलो यहां देखो, बात करते हैं, अगर ये मान लीजिए CH3 है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, और यहाँ एक कोई कंपाउंड ले लिया जाए, सपोज दैट OH ले लेते हैं। ठीक है, या फिर प्रोटॉन लिख देते हैं। अब देखो, समझो बात को, इसमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, आयोडीन का है, तो इसको प्रेफरेंस 1 दे दूंगा। ब्रोमीन का है, इसको 2 दे दूंगा। इसके बाद किसका होगा, कार्बन का है, इसको 3, देन हाइड्रोजन का, तो इसको क्या बोल देंगे, 4 बोल देंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4, क्या ये साइकिल कुछ इस प्रकार से गया है? ठीक है, कुछ साइकिल इस टाइप से गया है। अब मुझे क्या करना है, आर या एस का कॉन्फ़िगरेशन समझाना है। तो प्रोटॉन कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि वर्टिकल लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते ही आपको कौन सा कोड याद रखना होता था, HCS, तो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। अब देखो, ये क्लॉक है कि एंटी है, ये कैसा है, एंटी है, और यहाँ पे क्लॉक से सिन बनता है, मतलब एस आता है, और एंटी से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर चलो एक और कोई केस दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि ये मान लो, COOH, CH3, ब्रोमीन और प्रोटॉन। ठीक है, अगर इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले नेमिंग नंबर किसको जाएगा, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ो, जो मैंने चीज़ समझाई थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसको दोगे आप, ऑक्सीजन को दोगे, तो 1 2 3 देन 4। अब देखो कैसे चल रहे हो, 1 2 3, तो क्या ये कुछ इस टाइप से आप घूमे हो? ठीक है, अब 4 नंबर कहाँ पे गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया। 4 कहाँ आया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, तो HCS की कोडिंग मारो, HCS। क्या ये क्लॉकवाइज है, क्या ये क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी हम क्या नाम दे देंगे, आर नाम दे देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी कि जो खेल है वो करना क्या है। ठीक है, जैसे एक चलो वर्टिकल का कोई केस कर लेते हैं जल्दी से। सपोज दैट ये प्रोटॉन है, यहाँ आयोडीन है, दिस इज ब्रोमीन, और यहाँ अपना CH3। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नंबरिंग आप किसको दोगे, आयोडीन को फर्स्ट, फिर इसको सेकंड, देन इसको थर्ड, देन इसको फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या कुछ ऐसे चल के आया। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये किस टाइप का रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। हमको कोडिंग याद रखनी है वर्टिकल में, VCR। वर्टिकल पे है भाई, बिल्कुल वर्टिकल पे। क्लॉकवाइज है, हाँ क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्या नाम दोगे, आर नाम दोगे, बात खत्म। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। ये चीज आपको आनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, चलो आओ। अगर इसको बहुत ध्यान से समझना है तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ढेर सारे इसके क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एनाइसोटोपिक की या एनाइसोटोपिसिटी की। एनाइसोटोपिसिटी या एनाइसोटोपिक क्या होता है, एग्जांपल से ही सीधे समझते हैं। वहां पे हमने क्या किया था, ऊपर नीचे CH3 सेव लिया था। अब यहाँ पे किसी एक को डिफरेंट कर दो, COOH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, और
यहाँ पे प्रोटॉन सेम कर लेते हैं, इस प्रोटॉन का नाम HA दे दिया, यहाँ पे HB दे दिया। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे आकर के देखो ये प्रोटॉन तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये और ये ग्रुप तो डिफरेंट है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी एक प्रोटॉन को किसी अदर एलिमेंट से अगर रिप्लेस करा दूंगा, सपोज दैट मैं इसको अगर रिप्लेस कराता हूं, ध्यान समझो, अगर मैं इसको रिप्लेस कराता हूं तो क्या ये कार्बन कायरल हो जाएगा? अगर मैं इसको रिप्लेस कराता हूं तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को जब कायरल होने ही वाला हो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोकायरल। क्या कहते हैं? प्रोकायरल। क्या कहते हैं? प्रोकायरल। चलो अब समझो बात को कि अब एक एक करके भाई रिप्लेस करा करा के देख लेते हैं। तो HA को मैंने रिप्लेस कराया सपोज दैट ब्रोमीन से ही, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? COOH CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आ गया आ गया। अब लेकिन ये कैसा है? ये कायरल है। ठीक, अब एक और करते हैं। यहाँ मैं HB को भी रिप्लेस करा देता हूँ ब्रोमीन से, तो देखो क्या बनेगा? COOH CH3, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, HB यहाँ है तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब बात यहाँ समझने वाली है, अगर इस वाले का मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, ये भी कैसा है? कायरल है। ठीक है, अगर इस वाले का मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया और इसके अगर मिरर इमेज बनाओगे आप तो ये COOH हो जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसकी क्या है? मिरर इमेज है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, जो मिरर इमेज बनी हुई है क्या वो ये कंपाउंड है? जो मिरर यहाँ इमेज यहाँ पे बनी है वो ये कंपाउंड है, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन को रिप्लेस करने पे ये स्ट्रक्चर आता है और यहाँ से अगर प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं तो ये आता है, और जो आया है स्ट्रक्चर वो पहले वाले का क्या है? मिरर इमेज है। यानी कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो COOH CH3, यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। ठीक, अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या ये है? ये है, बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में जब मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इनको हम बोलते हैं एनाइसियोमर्स। क्या बोलते हैं? एनाइसियोमर्स। तो इसका अगर मैं नाम A दे दूं और इसका नाम मैं B दे दूं, इसका नाम अगर A दें, इसका नाम B दें, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि A and B are enantiomers, और एनाइशियोमर्स। अब एनाइशियोमर्स की कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कैसे क्लेरिफाई करोगे कि एनाइशियोमर ही है? तो सबसे पहला क्या है? एनाइशियोमर क्या करता है? मिरर फॉर्मेशन हो जाता है, मिरर इमेज बनती है, RS कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, और एक अच्छी बात, सुपर इम्पोजिबल होता है, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मीनिंग क्या है? चलो देखो, अगर इस वाले कंपाउंड को उठा करके अगर इसके ऊपर रखा जाए तो क्या ये उसके ऊपर पूरी तरीके से सुपर इम्पोज करेगा? नहीं। क्या इसका मीनिंग है? देखो भाई, ब्रोमीन किसके ऊपर आ जाएगा? प्रोटॉन के ऊपर आ जाएगा। क्या इसका मीनिंग है? चलो आओ समझो। जैसे मान लो ये मेरा हैंड है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ये बन रही होगी। अगर मैं हैंड को अपने थंब को अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब अगर इस वाले को उठा करके इसके ऊपर ऐसे करके रखूंगा तो क्या ये पूरा पूरा सुपर इंपोज करेगा? नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे हाथ है, अगर ये एक R होगा तो ये क्या होगा? S होगा, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एनाइशियोमर्स होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर RS कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा की जाए तो कर लेते हैं। इसको आप 1 नंबर दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, देन ये क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे आ जाएगा। तो 1 2 3, क्या ये कहानी कुछ इस हिसाब से गई? ठीक है, कहां आ रहा है? हॉरिजॉन्टल केस पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो आपको कोडिंग कौन सी याद रखनी होती है? HCS। क्लॉकवाइज चल रहा है? बिल्कुल नहीं। एंटी क्लॉक चल रहा है तो S नाम देकर के नाम क्या दिया जाएगा? R दिया जाएगा। चलो अब यहां आ जाओ, 1 2 3 4, अभी भी कहां आया? हॉरिजॉन्टल पे आया। क्या याद रखोगे? HCS याद रखोगे। कैसे चले हो? क्लॉकवाइज चले हो। क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज, तो क्या नाम दे दोगे? S। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर इसका नाम R होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं। रेशमिक मिक्सचर का भी यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई मतलब जितना अमाउंट में R बन रहा होगा उतने अमाउंट में S बन रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज और कह सकते हैं कि HA एंड HB, मतलब ये वाला प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन विल हैव
सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू, इन दोनों की भी जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो कैसी आएगी, सेम ही आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एनएमआर में पीक आएगा वो कैसा आएगा, एनएमआर में पीक सिंगल एनएमआर में पीक आ रहा होगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, बस ध्यान ये रखना होता है कि प्रो कायरल सेंटर हो, उसके बाद कायरलिटी आ जाए और इन आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, चलो भाई इसको अपन रफ कर देते हैं। चलो जैसे कि चलो ये वाला देख लेते हैं एग्जांपल। ये क्या, डाई इथाइल ईथर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स हैं HA एंड HB, क्या ये होमोटॉपिक हैं? क्या ये HA एंड HB, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको HC नाम दे देते हैं, इसको HD नाम दे। क्या ये होमोटॉपिक है? होमोटॉपिक कंडीशन क्या बनती है कि भाई इधर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये होमोटॉपिक बन जाएंगे। लेकिन ये होमोटॉपिक नहीं है, तो क्या है? अब देखो, क्या ये कायरल सेंटर है? तो कायरल सेंटर भी नहीं है। क्या ये प्रो कायरल? हाँ भाई प्रो कायरल है। अगर यहां पे किसी एक को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगा दोगे तो कायरल बन जाएगा, यानी कि एनाइसोमर की कंडीशन बन सकती है। अब हमको ये देखना होता है, एक आसान तरीका मैं बता देता हूं। यहां से आप देखो कोई क्या सिमेट्री बन पा रही है, तो इसमें बिल्कुल सिमेट्री बन रही। कौन सी सिमेट्री? POS की सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहां पे किस सिमेट्री का फॉर्मेशन हो रहा है? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो चीज इधर साइड है क्या वही चीज उधर साइड है। ऐसी कंडीशन पे यहां और यहां का जो वैल्यू आ रही होगी, जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आ रही होगी, वही इनकी भी आएगी। ऐसे ही जो यहां जो 3 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, ये और यहीं ऐसे यहां पे जो 3 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वही इनकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी। ऐसे जो इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वही इनकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कौन से फॉर्मेशन में आ जाएंगे? एनाइसोमर्स में, या एनाइसोटोपिक प्रोटॉन्स हम इनको बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये वाला कार्बन किसी प्रकार से कायरल हो जाता, कैसे? चलो उसको भी हम समझा ही देते हैं। यहां मान लो कार्बन है और ये आपका फिनाइल ग्रुप है, और यहां कुछ भी लगा लो, सपोज दैट क्लोरीन लगा लिया, और यहां हमारा प्रोटॉन है। ठीक है, अब अगर अपन HA एंड HB वाले की चर्चा करते हैं, ध्यान समझो। अब अगर मैं, यहां क्या होगा? CH3 होगा। ठीक है, अब अगर इन प्रोटॉन की चर्चा करो तो क्या ये एनाइसोमर हो पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके जो बगल वाला है कार्बन, वो कैसा है? कायरल है। तो इस कंडीशन में इनके अलग अलग क्या आते हैं? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही होती है, और इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टीरियोटॉपिक। तो बहुत ध्यान रखना आप, एनाइसोमर में क्या होना चाहिए? POS की कोई सिमेट्री आ जानी चाहिए, और जो इधर हो वही कंडीशन उधर भी दिख रही होती है, तो ठीक है, वरना डायस्टीरियोटॉपिक का भी केस बन सकता है। चलो, तो ये कहानी एकदम क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब समझ लेते हैं डायस्टीरियोटॉपिक का केस। डायस्टीरियोटोपिसिटी या डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स का क्या केस बनता है? ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो आप। सीधे एग्जांपल से फिर भी इसमें ही चर्चा करेंगे। एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे COOH, ये हमारा CH3 हो गया। ठीक है, ऊपर प्रोटॉन को सेम कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम दे देते हैं HA एंड HB। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले लो, और यहाँ पे चलो प्रोटॉन ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब आओ, अब ध्यान से देखो, एक तो कार्बन जो है वो कैसा है? कायरल है, लेकिन दूसरा कैसा है? प्रो कायरल है। तो ऐसी जब कंडीशन बनेगी तो वो जो केस होगा डायस्टीरियोटॉपिक का ही होगा। ठीक है, एक बगल वाला कार्बन कायरल होना चाहिए और उसके बगल वाला कार्बन प्रो कायरल होना चाहिए। तो जो बन रही होगी कंडीशन वो कैसी होगी? डायस्टीरियोटॉपिक की होगी। अब इसको देख लेते हैं। HA को अगर मैं रिप्लेस करा देता हूं, सपोज दैट किससे करा दें? आयोडीन से करा देते हैं। ठीक है, अगर आयोडीन से कराते हैं तो ये कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, यहाँ आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा?
प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले प्रोटॉन को भी रिप्लेस करा करके एक बार चेक कर लेते हैं। एच बी इज़ रिप्लेस्ड बाई आयोडीन, तो ये कहानी कैसी बन जाएगी, COOH, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, यहाँ आपका ब्रोमीन है और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन है, CH3। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्या इतना पार्ट यहाँ से अगर इसको ऐसे करके कट मारो, इसके ऊपर का जो पार्ट है वो ये क्या मिरर इमेज बना रहा है। देखो कुछ इस टाइप से, अगर मान लो इसके अपन मिरर इमेज बनाते ही हैं, ठीक है, इसकी मिरर इमेज अगर यहाँ बनाई जाए तो COOH CH3 ये, ठीक है, तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन वहाँ चला जाएगा और यहाँ का प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा। क्या ये वाला कंपाउंड ये है, नहीं, ये भाई तुम आप खुद देखो ध्यान से, ये और ये क्या सेम है। अगर सेम हो जाते तो ये एनाइसियोमर होता, अगर सेम हो जाते, मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता तो क्या होते, एनाइसियोमर होते, लेकिन सेम नहीं हो रहे हैं। तो क्या कंडीशन बन रही है। अब एक चीज को और देखो कि कुछ पार्ट सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, ये वाला पार्ट देखो, इसके ऊपर का जो पार्ट है वो यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन नीचे का पार्ट सेम नहीं है, यानी कि एक पार्ट की तो मिरर इमेज बन रही लेकिन एक पार्ट की मिरर इमेज नहीं बन रही। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अपन यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन, सपोज दैट इसका नाम दिया जाए A और इसको मैं बोलता हूं B, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि A एंड B आर डाया स्टीरियोटॉपिक। ठीक है, तो उस हिसाब से जो HA एंड HB होंगे, HA एंड HB will have different chemical shift value। ठीक है, और कोई केस बनेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना भाई, जो डाया स्टीरियोटॉपिक होंगे वहां पे जो प्रोटॉन्स होंगे हमारे H एंड B, और कहां पे, प्रोकार्यल वाले सेंटर की जगह पे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, दोनों प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसे होगी, डिफरेंट होगी। इसकी तो भाई डिफरेंट होगी ही होगी। ठीक, कहानी समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको रफ करें, समझ में आ गया ना डाई स्टीरियोटॉपिक के। अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना तो फिर कह रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करा दिया है। ठीक, बस यहाँ अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो इसका भी एक एग्जाम्पल की चर्चा ही कर लेते हैं सीधे। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलो एक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, E ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लगा लिया जाए, यहाँ क्लोरीन लगा लिया जाए, और यहाँ पे चलो प्रोटॉन कर लेते हैं। इसको HA नाम दे दिया, इसको HB नाम दे दिया, और यहाँ वाले चलो यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से कहानी बन रही है। ठीक है, अब देखो वही वाली कहानी, अगर मैं HA को रिप्लेस करा देता हूँ, इसको रिप्लेस करा देता हूँ किससे, ब्रोमीन से, तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ क्लोरीन। ठीक, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन रहेगा। अगर इसी का एक और नेक्स्ट वर्जन बनाया जाए जहाँ पे मैं कह सकता हूँ HB इज़ रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा CH3। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटॉन, यहाँ क्लोरीन, और इस जगह पे अब की बार आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और फिर वाली जगह को अगर इसको आप घुमा दो, यानी कि इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये नहीं है, समझ पा रहे हो बात को, यानी कि ये पार्ट तो सुपर इंपोजिबल है तो एनाइसोमर नहीं हो सकता, लेकिन ये पार्ट सुपर इंपोजिबल नहीं है तो ये एनाइसोमर हो सकता है। अगर RS कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करते हैं तो यहाँ ये इसको 1 देंगे, देन इसको 2 देंगे, फिर इसको 3 देंगे, तब ये 4 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 कुछ आप ऐसे चलेंगे, समझ पा रहे हैं बात को। अब 1 2 3, अब यहाँ क्या आया, हाइड्रोजन उस पर आया है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे आने से HCS का कंसेप्ट याद रखो, क्लॉकवाइज है, हाँ भाई क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या नाम दोगे, S। इसको देख लो। ठीक है, ये 1 हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या, ऑक्सीजन, तो इसका नंबरिंग 2 ही रहेगी। इसको क्या दोगे आप, 3 दोगे, इसको प्रायोरिटी 4 दोगे, तो 1 2 3, क्या ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, ये भी कैसा रहेगा, S ही कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। ठीक, यहाँ वाले की बात करो तो 1 2 3, तो 1 2 3 देन 4, ये कैसा घूमा है,
इस हिसाब से घूमा है। अब मेरी बात को सुनो, अगर ये इसकी मिरर इमेज है तो ये एस है तो ये क्या होगा, आर होगा। अब हॉरिजॉन्टल पे भी है और कैसा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या बोलोगे आप, आर बोल दोगे। अगर यहाँ की चर्चा कर लेते हैं तो ये 1, ये 2 और ये वाला 3, तो 1 2 3 ये कैसा है, ये अभी भी वैसा ही है, 4 नंबर पे यहाँ आ रहा है, मतलब जो चीज़ होगी वो सेम होगी, यानी कि एस होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोडिंग आ रही है वो कैसी आ रही है, एस एस की आ रही है, और यहाँ पे जो आ रहा है नोटेशन वो आर एस का आ रहा है, ठीक है। एक तो आपका सेम है, एक आपका कैसा है, सेम है, लेकिन एक आपका कैसा है, डिफरेंट है। तो बस वही चीज है, यानी कि जो कार्बन आपका कायरल होगा और कायरल के बगल वाला प्रोकायरल है, तो यहाँ के जो प्रोटॉन होंगे इनके केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी। बार बार ये निकाल करके चेक नहीं करना है, ठीक है, बड़ा इजी मेथड, बस आपको करना कुछ नहीं है। कार्बन देखो एक कायरल होना चाहिए, उसके बगल वाले प्रोकायरल हो, दैट्स इट। प्रोकायरल वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे, जो प्रोटॉन लगे होंगे, उनकी जो वैल्यू आ रही होगी कैसी आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी, ठीक। चलो, मेरे हिसाब से अब आपको ये वाली कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, हालांकि अपन लेक्चर में भी कर भी लेंगे। अगर लास्ट की बात करें हेट्रोटोपिक की, हेट्रोटोपिक प्रोटॉन्स या हेट्रोटोपिसिटी, हेट्रोटोपिसिटी में कुछ खास रोल है नहीं। अगर एग्जांपल की बात करता हूं सीधे, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये क्या 1 2 3 4 ब्यूटेन है ये, ठीक है। अब यहाँ के प्रोटॉन देखो, ये HA, ठीक है, और यहाँ के प्रोटॉन देखो HB, ठीक है। अब ये वाले प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन की वैल्यू आ रही होगी कैसी आ रही होगी, सिंपल सी बात है, डिफरेंट ही आ रही होगी। अगर इसको करके आप चेक करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा HA इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन और HB इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन। तो एक तो यार स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा होगा और एक तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B, ठीक है। अब समझो, अब क्या है ना, आपने एक को इसको बदला और एक को इसको बदला, यानी कि यहाँ की तो वैल्यू सेम होगी, लेकिन इनकी और इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो कुछ खास है नहीं, मैं कह सकता हूँ कि A एंड B आर हेट्रोटोपिक, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि A एंड B आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो HA एंड HB will have different chemical shift value. दोनों की केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट एक फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका OH है, यहाँ सपोज दैट NH2 ले लिया जाए, इसको HA नाम दे दो, इसको HB नाम दे दो, ठीक है। अब इसको भी दो टाइप से बदल दो, समझना। पहली कंडीशन मैं कहता हूँ HA को बदला है ब्रोमीन से और दूसरे में HB को बदला है ब्रोमीन से, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो आपका यार ऐसा आ रहा होगा, और एक कैसा आएगा, इस हिसाब से आ जाएगा। एक बार ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब सिंपल तरीके से देख सकते हो आप यार, ये वाली प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और यहाँ के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो ये वाले प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी। तो ठीक है यार, अब क्या करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सिग्नल से निकालेंगे तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। इस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि कल जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ मैं ये बोलूँगा, देखो ये नाइसोटोपिक है और ये कैसा है, हेट्रोटोपिक है, और ये डायस्टेरियोटोपिक है। ओके, अगर आपको NMR की बुक चाहिए तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाकर के डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक यू।